हेलो एवरीवन, जैसा आप जानते हैं कि अभी सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम ओवर हुए हैं, तो उसका जो पेपर हुआ है हम उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। हालांकि फाइनल आंसर की जो है वो इंस्टीट्यूट की ही मान्य होगी, उसी के हिसाब से मार्किंग होगी। फिर भी आज हम इस पर चर्चा करेंगे। कुछ सब्जेक्ट के आंसर हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। मैथ्स एंड स्टेट्स की आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें से भी मैथ्स वाला पोर्शन जो है वो हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आज हम स्टेट्स वाले पोर्शन की बात करने वाले हैं। तो स्टेट्स वाला पोर्शन आपका स्टार्ट होता है बेटा क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फिल इन द गैप, द डैश ऑफ क्लास इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस प्रीसीडिंग द गिवन क्लास। ठीक है, मतलब समझिए इसका क्या है कि सर ऐसी कौन सी क्लास है, ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पिछली सभी क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना पड़ता है। राइट, अब सर ऐड करना है तो इससे ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे क्यूमुलेटिव में भी दो है, एक लेस देन और एक मोर देन। तो क्या करें, तो देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारा 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30। ओके, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 3 to 5। अब अगर मुझे इसे लेस देन या मोर देन में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मुझे इसे लेस देन में कन्वर्ट करना है तो मैं सबसे पहले 0 to 10, मतलब 3 लोग ऐसे हैं जो 0 to 10 के बीच में आते हैं। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि लेस देन 10 इज 3, कि 10 से कम में आने वाले 3 लोग हैं, ऐसा लिखूं तो चलेगा? यस, ठीक है, तो मैंने पहला ग्रुप ले लिया। अब मैं लिखूंगा लेस देन 20। अब जब मैं लेस देन 20 लिखूंगा तो उसमें 10 to 20 वाले तो आए हैं, ऑब्वियस सी बात है, पर उसमें 0 to 10 वाले भी तो आ गए। समझिए बात को कि क्लास में ये बच्चे बैठे हैं, अब 10 बच्चे बैठे हैं टोटल क्लास में। ठीक है, अब उसमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में हैं, और 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में हैं। राइट, हमने कहा कि भैया जिनके 10 से कम है वो बाहर चले जाए, तो कितने बच्चे बाहर जाएंगे? 3 बच्चे बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो बाहर कितने हैं? 3 बच्चे लेस देन 10। फिर हमने कहा कि जिनके लेस देन 20 है वो भी बाहर चले जाए, तो 2 बच्चे और बाहर चले जाएंगे। अब बाहर कितने हो गए टोटल? बाहर हो गए 5 बच्चे। ठीक है, बाहर कितने हो गए? 5 बच्चे। तो लेस देन 20 में हम बोल देंगे 5। अगर मैं कहूं कि लेस देन 30 भी बाहर चले जाएं तो कितने बच्चे और चले जाएंगे? 5 और चले जाएंगे। तो लेस देन 30 में हम बोलेंगे कि ये हो गया 10। समझ गए? तो इसका मतलब अगर हम लेस देन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पुरानी सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करना पड़ता है। राइट, तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, वो हमारा हो जाएगा डी, जो कि कन्वर्ट करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन में। ओके ओके, अगर यही सर मोर देन में कन्वर्ट करते तो देखिए अगर आप मोर देन में कन्वर्ट करते तो फिर आपको ऐसे चलना पड़ता, नीचे से फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करना पड़ता। ठीक है, क्या करना पड़ता? नीचे से फ्रीक्वेंसीज को ऐड ऑन करना पड़ता। ओके, यस, डन। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए सेकेंड क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22। The number of science, arts and commerce graduate of in a company are 30, 70 and 50 respectively. If these particulars are respectively respected or represented by a pie chart, then what is the angle corresponding to the science graduates? देखो क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक होता है परसेंटेज, जो हमेशा कितना होता है? 100%, 100 पे। ठीक है, और पाई चार्ट जो होता है वो चलता है डिग्री पे। डिग्री कितने होते हैं? 360, मतलब ये पूरा सर्कल है तो दैट्स वाई इसको 360 डिग्री बोलते हैं, और परसेंटेज क्योंकि 100 पे निकलता है। राइट, ओके। अब हमारे पास टोटल लोग कितने हैं? 30 साइंस ग्रेजुएट है, और 70 आर्ट्स ग्रेजुएट है, और 50 कॉमर्स ग्रेजुएट है। मतलब टोटल हमारे पास 150 पर्सन हैं। कितने लोग हैं? 150 लोग हैं टोटल। अब इसमें से मुझे कोई पूछे कि बताओ जी साइंस वालों का परसेंटेज क्या है, तो मैं क्या कहूंगा? सर साइंस वाले हैं 30/150 × 100,
तो मैं कहूँगा सर ये हो गया 20%, ऐसा बोलूँ मैं? यस, तो परसेंट में तो मैं ऐसे बोल दूंगा। पर मुझे बोला कि एंगल बताइए, डिग्री कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, डिग्री में आप क्या कर देंगे, 30/150 इंटू 360 डिग्री। तो ये सोल्व कर दीजिए, कितना आता है, तो सर ये हो जाएगा 1/5, और ये कर दीजिए तो आ जाएगा 72 पर डिग्री। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 72 डिग्री। राइट, चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन फॉर द सीरीज 2 3 5 7 9 4 का अर्थमेटिक मीन बताइए। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 4 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं सर, 6। तो टोटल कर दीजिए, इसका हो जाएगा 10 17 26 30 30/6, तो आंसर आ जाएगा 5। बहुत सिंपल है, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द मीडियन ऑफ द डेटा। अब मीडियन बोला तो कई जने गलती क्या कर देते हैं, फॉर्मूला तो याद रहता है कि सर मीडियन का फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे n+1/2, ठीक है, पर एक गलती कर देते हैं आप यहाँ पे। क्या गलती कर देते हैं, अच्छा एग्जामिनर भी होशियार होता है, एग्जामिनर भी क्या करता है, कई बार ऑप्शन भी ऐसे बनाता है जो लगता है कि हाँ हमने जो किया वो सही है, ठीक है, पर ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले के लगाने से पहले क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना जरूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 13 6, ठीक है, 13 के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे 15, फिर लिखेंगे 16, फिर लिखेंगे 17, फिर लिखेंगे 19 और फिर लिखेंगे 20। राइट, अब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कि सर 6 वैल्यूज है हमारे पास, तो 6 + 1/2 3.5 टर्म। अब इन टर्म्स में से 3.5 सिचुएशन पे जो आ रहा है, पोजीशन पे जो आ रहा है वो हमारा आंसर है। तो सर 1 2 3 और 4, इट मींस कि इसके मिडिल में जो आ रहा है थर्ड और फोर्थ टर्म का जो एवरेज है, तो 16 + 17/2, तो आंसर हो जाएगा 16.5। ठीक है, तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। राइट, ओके, आई होप यहां तक क्लियर है आपके। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इफ द मीन एंड द मीडियन ऑफ अ सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बी 26.25 एंड 32.5 रेस्पेक्टिवली, मतलब कि मीन दे रखा है आपको 26.25 और मीडियन दे रखा है 32.50, देन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जेड क्या होगी। तो बहुत सिंपल सा इंपीरियल रिलेशन, मीन मोड मीडियन में इंपीरियल रिलेशन आपको पढ़ाया हुआ है, z = 3m - 2x बार, सिंपल। तो यहाँ पे कर दीजिए 3 इंटू मीडियन। अब ये ध्यान दीजिएगा कि कौन सी वैल्यू मीन की है और कौन सी मीडियन की, यहाँ पे गलती हो सकती है। तो सर मीन पहले लिखा है तो ये मीन हो गया, मीडियन बाद में लिखा है तो ये मीडियन हो गया। राइट, तो हमें मीडियन पहले चाहिए, तो 32.50 - 2 इंटू 26.25, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 97.5 और ये आ जाएगा 52.5, तो आंसर हो जाएगा हमारा 45। राइट, तो लीजिए सी विल बी राइट आंसर। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। यहाँ पे 97.5 हो जाएगा, ये बच्चा कर लीजिए क्रॉस, ठीक है, 26 52 52 50, ठीक है, यस, तो 45 इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन 24 ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम द 4 इज 276। तो मीन बताइए। देखो पहले थोड़ी लैंग्वेज समझिए, सम ऑफ डेविएशन ऑफ 24 ऑब्जर्वेशन मेजर फ्रॉम 4 इज 276, मतलब ये आपको दे रखा है x - 1 का टोटल, ये दे रखा आपको। क्या दे रखा आपको, x - a अज्यूम मीन, उसका टोटल दे रखा है 276, और a जो है वो आपको दे रखा है 4, और n जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 24। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मतलब n। तो मीन का फॉर्मूला बनता है हमारा शॉर्टकट मेथड से। कौन सा मेथड इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, शॉर्टकट मेथड। तो a + समेशन dx/n, तो 4 + 276 अपॉन 24। ओके, तो कर दीजिए कितना आता है,
तो ये आ जाएगा आपका 276। एक मिनट कर लीजिए, कैलकुलेटर से कर लीजिए। हाँ जी, 276 डिवाइड बाई 24, 11.5, और ये आ जाएगा 4, 15.5। तो करेक्ट आंसर इज बी, 15.5। ओके, चलिए आगे चलें। डन। आगे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 27। मैं अभी थोड़ा स्लोली करा रहा हूँ, क्लास में मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है इनको फास्ट कैसे करना है, अभी मैं आपको इजीली करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे आंसर आया। ठीक है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, तो मीन दे रखा है आपको 40 और एन दे रखा है आपको 100। आगे क्या है, लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट द टू ऑब्जर्वेशन 52 एंड 28 वर रॉन्गली कॉपीड एज 44 एंड 86, फाइंड द करेक्ट मीन। जब भी करेक्ट मीन का क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था कि पहले ये पहचानिए कि सही कौन सा है और आपने कर क्या दिया। तो रॉन्गली कॉपीड एज, तो ये तो हुआ रॉन्ग और ये हुआ करेक्ट। तो दो फिगर हमने गलत ले ली सर, लेनी कुछ और थी, हमने कुछ और ले ली। तो जब हमने फिगर गलत ली तो फर्क कहां पड़ेगा, तो सर फर्क पड़ेगा समेशन एक्स में। और समेशन एक्स कैसे आता है, बताया हुआ है, एक्स बार और एन को मल्टीप्लाई करके। तो 4000 रुपये आपका आ जाएगा समेशन एक्स, 4000 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए करेक्ट समेशन एक्स। समेशन एक्स को ठीक कर लीजिए। तो सर 4000 में गलती क्या हुई कि हमने जोड़ दिया 44 और 86, तो हटा दीजिए 44 और 86 जो आपने गलती से जोड़ा था उसको हटा दीजिए। और जोड़ना क्या चाहिए था, 52 एंड 28, तो उसको जोड़ दीजिए। तो ये 52 प्लस 28, राइट। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, कितना बनता है, अभी कर लेते हैं, कैलकुलेटर पास में रखिएगा। ठीक है, वैसे आपने तो कर ही दिया, आपको तो पता ही होगा क्या है। तो 4000 माइनस 44 माइनस 86 प्लस 52 प्लस 28, 3950। ठीक है, अपॉन एन तो वही रहने वाला, एन थोड़ी बदलेगा। तो आंसर हो जाएगा 39.5। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द मीन डेविएशन ऑफ नंबर 95, 33, 88, 68, 32, 80, 48, 70 फ्रॉम द मीडियन इज। अब मीडियन से मीन डेविएशन, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो सर फॉर्मूला इसका हो जाता है समेशन dm अपॉन n, यही तो है भाई। आप क्या करिए, पहले डेविएशन निकाल लीजिए और डेविएशन निकाल के उस डेविएशन का एवरेज कर दीजिए, सिंपल। अब सर इसको निकालने के लिए तो हमें मीडियन चाहिए होगा, यस, और मीडियन निकालने के लिए हमें सर असेंडिंग ऑर्डर चाहिए होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं सर, 32, 33, ठीक है, 48, 68, 70, 80, 88 एंड 95। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n इक्वल्स टू 8, राइट। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है सर, तो सुनिएगा सर, मीडियन का फॉर्मूला है ये x है। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला m प्लस n, सॉरी, m इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय 2। तो 8 प्लस 1 बाय 2, 4.5 टर्म। तो 4.5 टर्म का मतलब क्या है कि फोर्थ और फिफ्थ का एवरेज। तो सर ये आ गया हमारा 4, ये आ गया फिफ्थ, इसका एवरेज कर दीजिए, तो m विल बी 69। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मीडियन आ जाएगा 69। नाउ आपको चाहिए dm। dm का मतलब होता है x माइनस m, और मॉड्यूलस में लिखने का मतलब होता है प्लस माइनस को इग्नोर करना है। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 32 माइनस 69, तो 32 माइनस 69 करेंगे तो यह आ जाएगा 37, प्लस माइनस ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, फिर करेंगे 33 माइनस 69, तो ये 36 आ जाएगा। फिर करेंगे 48 माइनस 69, तो यह आ जाएगा 21। ठीक है, 68 माइनस 69, तो 1 आ जाएगा। 70 माइनस 69, तो भी 1 आ जाएगा। 80 माइनस 69, तो 11 आ जाएगा। 88 माइनस 69, तो ये आ जाएगा आपका 11 और 9 19, 8 19। ठीक है, और 95 और 69 का डिफरेंस निकाल लीजिए, 70 1 35 36, 26, सॉरी 26, 70, हाँ ठीक है 26, ये आ गया आपका डेविएशन। अब आपको क्या करना है,
इन सारी वैल्यूज का टोटल करना है ताकि ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाए। तो आइए कर देते हैं टोटल। तो टोटल कर देते हैं सर 37 प्लस 36 प्लस 21 प्लस 1 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 26, तो ये आ रहा है 152। ठीक है, अपॉन n तो 8 है ही, तो डिवाइड बाय 8 कर दीजिए, तो राइट आंसर विल बी 19। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 19 और यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, डन। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, देखिए। ओके, 29 क्या कह रहा है, आइए। 29 कह रहा है फॉर द स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन 100 है, मीडियन 98.5 है और एचडी जो दे रखा है सर वो तो 9 है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बताइए। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला बताइए सर। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन जे से, याद आया कुछ? और फॉर्मूला है इसका 3m माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यही था क्या, एक बार चेक कर लो। ठीक है, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ओके, ठीक है, ओके। सो एक तो मोड का फॉर्मूला होता है कार्ल पियर्सन का, ये कार्ल पियर्सन का ना। तो एक तो मोड का होता है और एक मोड का अगर है तो निकाल सकते हैं, और एक ये सेकंड ऑल्टरनेट होता है, राइट। तो आइए देख लेते हैं। 3 इंटू मीन कितना है सर, 100 है। ठीक है, 100 माइनस 98.5 अपॉन एच डी दे रखा है 9। ठीक है, तो सर ये हो जाएगा 1.5 इंटू 3, तो 4.5 अपॉन 9, तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस में। ठीक है, तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा 0.5। ओके, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सेकेंड, अभी ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। If the sum of square of deviation of 10 observation taken from mean is 250, तो सी भी बताइए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, लैंग्वेज में दिक्कत आ सकती है आपको, बाकी कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं होगी। तो देखिए क्या दे रखा है, सम, सम का मतलब ये लो, ऑफ स्क्वायर ये लो, ऑफ डेविएशन तो ये लो, समझ गए? तो ये आपको दे रखा है 250। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज 250 फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, तो मीन दे रखा है आपको 50। ठीक है, और एन दे रखा है आपको 10। इतनी बातें आपको दे रखी है। अब आपसे पूछा क्या है, सीवी पूछा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीवी का फॉर्मूला लिखिए आप, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इनटू 100। ये क्या हो गया, सीवी का फॉर्मूला हो गया। राइट, डन। अब देखिए सर सीवी के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, वो तो है नहीं हमारे पास। एक्स बार चाहिए, वो तो है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन डी स्क्वायर अपॉन रूट एन, ये होता है, यस, एन का रूट। ठीक है, तो ये हो रखा है 250, ये दे रखा है हमें 10 और इसका रूट दे रखा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा यहाँ पे 5। राइट, आप रख दीजिए। तो सर ये आ गया 5, ये दे रखा है 50 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 10%। तो आंसर विल बी ए। कितना आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा 10%। ओके, डन। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 क्या हो रहा है। इफ वेरिएंस ऑफ x इज 6.25, वेरिएंस ऑफ y इज 4 and the covariance of x and y is 0.9, then the coefficient of correlation between x and y क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ है आपको, बहुत सिंपल सा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई का अंडर रूट, ये लिखवाया हुआ। तो सर ये तो दे रखा है कोवेरियंस तो 0.9 है, वो वेरियंस दे रखा है 6.25 इंटू 4 का रूट, इतना सा तो दे रखा है, राइट। तो लीजिए कर देते हैं, 6.25 ये हो गया 25 का रूट हो गया 5, तो 0.9 अपॉन 5, देख लीजिए कितना आ रहा है, 0.18। तो आंसर हो जाएगा बी, 0.18।
0.18। ओके, तो आंसर हो जाएगा बी 0.18। चलिए जी आगे देख लेते हैं। आगे आ रहा है फॉर 10 सेट ऑफ रैंक ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, द सम ऑफ स्क्वायर, अगेन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रैंक इज 30, मतलब समेशन डी स्क्वायर 30 दे रखा है। तो रैंक कोरिलेशन बताइए, बता देते हैं सर रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 होता है, राइट। ओके सर, यहाँ पे 1 6 इंटू ये तो 30 दे रखा है और n आपको 10 दे रखा है, तो 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाता है 1 माइनस 180 अपॉन, और इसको सोल्व कर देंगे तो हो जाएगा 990। ठीक है, तो ये आपको सोल्व करना है। ओके डन, तो आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए इसमें मैं एक चीज बता देता हूँ, इसमें एक चीज क्या होता है, बहुत से बच्चों को पॉइंट्स में निकालने में, है ना, बहुत से बच्चों को पॉइंट्स में निकालने में या ऐसे 9/11 5/7 ऐसा निकालने में दिक्कत आती है। तो मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, लंबा थोड़ा सा जरूर है, शॉर्टकट मतलब आसान तरीका बताता हूँ, लंबा जरूर पड़ जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा। कैसे, आइए देखिए, आप 1 माइनस आप क्या करिए 180 अपॉन 990 ये करो ना आराम से एकदम। आप अगर नॉन मैथ्स में है या मैथ्स में दिक्कत है तो ऐसे करो ना, 180 डिवाइड बाई 990, तो ये आता है आपका 0.1818। ठीक है, इसमें -1 कर दीजिए, तो इसका मतलब पॉइंट्स में आपका आंसर आता है 0.8181। ठीक है, अब ये तो सर ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर पे फटाफट करके देख लीजिए कि 7/13 कितना आता है, 9 कितना आता है, तो आपको मिलेगा कि डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे 9/11 करेंगे तो यही आंसर आएगा, तो 9/11 बोलिए और चाहे ये बोलिए एक ही बात है, राइट। तो इस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर लेना है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको कैसे। देखिए, दो रिग्रेशन लाइन वेरिएबल x और y है और वो मीट करते हैं 2 और 3 पे। ये पॉइंट इसका सबसे यूनिक है कि सर ये 2 और 3 पे मीट करते हैं, इट मींस इसका मतलब क्या है, तो देखिए x पहले लिखा है, y बाद में लिखा है और 2 और 3 पे मीट करते हैं, तो ये जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको मीन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि x बार जो है वो 2 है एंड y बार जो है वो 3 है। ठीक है, आगे लिखा है वेरिएंस ऑफ x 4 है और वेरिएंस ऑफ y 1 है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 1/2, मतलब कि r जो है 1/2 बोलिए 0.5 बोलिए एक ही बात है। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y फॉर द x6। तो इसमें आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी y ऑन x। कौन सी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, y ऑन x, जिसका फॉर्मूला होता है y माइनस y बार इक्वल्स टू byx x माइनस x बार, ये इसकी इक्वेशन होती है। ठीक है, अब आपके पास x बार है, यस, y बार है, यस, क्या नहीं है, byx नहीं है सर, तो कोई बात नहीं, byx का फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं। byx का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि byx इक्वल्स टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, सिंपल। ठीक है, तो सर r तो दे रखा है, ये रहा 0.5। ठीक है, पर सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और y तो दे ही नहीं रखा, कैसे निकालेंगे, तो वेरिएंस दे रखा है ना, y का वेरिएंस 1 है, x का वेरिएंस 4 है, और ये बच्चे को पता है कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इक्वल्स टू वेरिएंस, तो वेरिएंस का अंडर रूट क्या हो जाएगा, hd हो जाएगा। तो सर यहाँ पे आ जाएगा 1 और 4 का रूट हो जाएगा 2, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आता है, तो सर 1/2 इंटू 1/2, तो ये आ गया 0.25। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, यस। अब यहाँ पे देखिए y माइनस y बार कितना बताया अभी आपको 3 इक्वल्स टू 0.25 x, और 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 0.50, राइट। अब इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू 0.25x माइनस 0.50, और 3 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, +3, तो फाइनल इक्वेशन बन गई 0.25x प्लस 2.5, राइट। अब आपको यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि अगर x 6 है तो y बताइए, तो x 6 है तो 0.25 इंटू 6 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा आंसर 4। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे C 4। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा C। आई होप क्लियर है यहाँ पे, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, टाइम खाने वाला था, पर ठीक है।
कुछ तो देगा एग्जामिनर। चलिए, इफ द रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल इज। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो कोरिलेशन क्या होगा? तो कोरिलेशन जीरो होगा। ये तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल वैसे प्रॉपर्टीज में बताया हुआ है कि जीरो होगा, ठीक है, तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर है आपका जीरो। डन। आइए जी आगे देख लेते हैं, ये भी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो स्कैटर डायग्राम क्या काम आता है? स्कैटर डायग्राम सर, स्कैटर डायग्राम कोरिलेशन निकालने के काम आता है, ठीक है, पर ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, इनमें गलती होने के चांस रहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। स्कैटर डायग्राम गिव्स प्रिसाइज डिग्री ऑफ कोरिलेशन। नो, स्कैटर डायग्राम सिर्फ आपको ये बताता है कि सब कोरिलेशन है या नहीं है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, जीरो, इतना ही बताता है बस। उसके अलावा कितनी डिग्री है वो नहीं बताता है, तो ये तो गलत हो गया। द स्कैटर डायग्राम इज अमेनेबल टू फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। नहीं जी, फर्दर ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं हो सकता है, वहाँ पे आंसर ही ऐसा ही निकलता है, तो ये गलत हो जाएगा। द स्कैटर डायग्राम इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। यस, ये सही आपका जवाब हो जाएगा कि जो स्कैटर डायग्राम है वो दो वैल्यू में रिलेशन को ग्राफिकली प्रेजेंट करता है, बस और कुछ नहीं करता। ऑल पॉइंट इन द स्कैटर डायग्राम लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन व्हेन द कोरिलेशन इज जीरो। नहीं, जब कोरिलेशन जीरो होता है तो स्कैटर डायग्राम कुछ ऐसा होता है, तो एक लाइन में फोल्ड करता है, ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आपका सही का जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी। सी विल बी द राइट आंसर। ओके, आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए। द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज। तो y ऑन x तो सर देखिए आप, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि स्लोप आपको देखना हो तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, आप सीधा क्या देखिए कि x ऑन y है तो ये bxy होता है, और y ऑन x है तो ये byx होता है। मतलब जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो ही स्लोप का काम करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि y ऑन x पूछा है तो byx हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। बहुत बार बोला हुआ था आपको कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आने के चांसेस हैं कि सर कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो किस वैल्यू के बीच में रहती है। तो कोरिलेशन कम से कम बात करें तो -1, ज़्यादा बात करें तो +1। तो कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा +1 से -1 के बीच में रहती है, ये आपको पॉइंट बताया हुआ है, ठीक है। -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव, +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, और 0 है तो एब्सेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में मैं आपको कुछ बात बता दूं। जैसे आप जानते हैं कि मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूं, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता हूं, वो हिमांशु सर पढ़ाते हैं, राइट। तो हिमांशु सर ने 1 से 20 क्वेश्चन जो थे मैथमेटिक्स के, उनके आंसर आपको दे दिए हैं, उसका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और रही बात स्टेट्स में प्रोबेबिलिटी की, वो भी हिमांशु सर पढ़ाते हैं, वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को मैं आपको सोल्व नहीं करा रहा, पर फिर भी आपको मैं इसकी आंसर की दे रहा हूँ ताकि आप अपने आंसर सोल्व कर पाए, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप सर से कांटेक्ट कर लें अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो। डाउट नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर आपको लगे कि सर ये आंसर कैसे आया तो उसके लिए आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं दे दूंगा आपको, राइट। तो 38 में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 3 इफ 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। अगर 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है तो उसमें टोटल 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। तो इसका आंसर होगा आपका ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 का बता देते हैं। टू अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मोस्ट वन हेड आने के चांस क्या है। अगर 2 कॉइन को उछाला जाए अनबायस्डली तो फिर 1 हेड आने के चांसेस क्या है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे सी 3/4, राइट। डन। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट इज 1.5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हिटिंग द टारगेट इज 3/4। तो हिटिंग द टारगेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें आंसर है आपका डी विच इज 2/5। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है सर द 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड। 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हार्ट्स, 2 हार्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सर 2 हार्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वाओ, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1/17, तो आंसर विल बी बी, ठीक है, 1/17, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 42। गिवन PB
इज 1/3, पी ए बी इज 1/4, देन द पी ए बी इस क्या होगा, तो ये आपको बताना है पी ए अपॉन बी क्या होगा। तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, बी आंसर है इसका 3/4, राइट। अगर इनमें किसी में भी कोई दिक्कत हो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं सर से आपकी बात करवा दूंगा या आंसर आपको सोल्व करके दे देंगे, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये तो मैं ही बता दूंगा, 0 होती है, राइट। हाँ, मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है ना, यस, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0 होती है। इफ x एंड y बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन पी एक्स वाई क्या होगा, तो इसका आंसर आपको दे रहे हैं ए इज द राइट आंसर, ओके। चलिए सर नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है वो भी देख लेते हैं। द चांसेस ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव स्क्रू फ्रॉम द टू बॉक्सेज A and B are 1/5 and 1/6 respectively. The box is selected at the random. The screw is drawn at the random from the selected box. It is found to be defective. Find the probability of come from box A. कि सर डिफेक्टिव आए और A बॉक्स से निकल के आए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/11, तो C इज द राइट आंसर, ओके। चलिए, तो ये थे आपके कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। देखो सिंपल सी बात है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ और मुझे मैथ्स में थोड़ी दिक्कत होती है, ये एक्स वाई वाले में बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्टेट्स वाला पोर्शन मेरे लिए ओके है, तो उसको बोलने में कोई ऐसा नहीं है कि सर ये आप क्यों नहीं पढ़ाते हो, ठीक है। इनकम टैक्स पढ़िएगा मेरे से, फिर मज़ा आएगा। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। गिवन P1 Q0, P0 Q0 और P1 Q1, फाइंड द लेस पेयर प्राइस इंडेक्स। अब देखो लेस पेयर, पासे, बाउले और इसके अलावा फीचर्स, ये 4 मेन होते हैं। तो लेस पेयर क्या कहते हैं, तो इसका मैं फॉर्मूला अपन कैसे पढ़ते हैं, देखिए प्राइस इंडेक्स P01, बेसिक जो फॉर्मूला है वो है P1 अपॉन P0, ठीक है। ऐसे बताया हुआ क्लास में कि बेसिक फॉर्मूला क्या है, P1 अपॉन P0, ठीक है। ओके सर, P1 अपॉन P0 डन। नेक्स्ट आ जाइए, अब लेस्पेयर का कहना है कि बेस ईयर की क्वांटिटी को हमेशा क्या लेना चाहिए, बेस लेना चाहिए, मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी के आधार पे कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे करते हैं Q0, तो इनका ले लेते हैं टोटल, सिंपल, और इनटू कर दीजिए 100। तो आइए, अब हमें ये फॉर्मूला बन गया, ये वैल्यूज उठा लीजिए। तो P1 Q0 ये दे रखा है 162.6 और P0 Q0 110.4 इनटू 100, तो बस ये आपका लेस्पेयर का हो गया। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आंसर आता है। चलिए मैं कर देता हूँ, 162.6 मल्टीप्लाई बाय 110.4, ठीक है, और इसका कर दीजिए अंडर रूट, तो आंसर आ जाएगा आपका 127, एक सेकेंड, 147.28, ठीक है, 147.28 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 2001 से लेके 6 तक के आपको सेल्स दे रखे हैं और 5 ईयर का मूविंग एवरेज देना है। तो 5 ईयर के मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं, अच्छा उसमें भी 2004 के सामने की वैल्यू देनी है, राइट। तो देखिए 5 ईयर का मूविंग एवरेज ऐसे निकालते हैं सर, 5 साल को जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसकी जो भी वैल्यू है वो सेंटर वैल्यू पे रख दीजिए। तो 5 का सेंटर हो गया ये, तो इन पांचों का जो भी टोटल आएगा उसको हम यहाँ रखेंगे। कर लेते हैं 3 7 11 18 19.1 20 20 आ रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे 20 रख दिया। क्या किया, पांचों वैल्यू को टोटल किया और उसकी सेंटर वैल्यू पे उसको रख दिया। अब अगली 5 वैल्यू ले लीजिए, मूविंग का मतलब एक छोड़िए और एक आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो हमने ले लिया, तो इसका टोटल कितना आ रहा है सर, इसका टोटल कर लेते हैं, अभी देखो 3.6 हटा दो, ऐसा भी कर सकते हैं कि 20 जो हमारे आए थे उसमें से 3.6 तो माइनस कर दो और 5.4 ऐड कर दो, तो 21.8 आ रहा है। और इन सब का मीडियन क्या है, इन सब का मिड पॉइंट क्या है, तो इन सब का मिड पॉइंट है सर ये, तो यहाँ पे लिख दीजिए 21.8, ठीक है। अब ये जो टोटल है ये कितनी वैल्यूज का टोटल है, 5 वैल्यू का, तो इसको भी डिवाइड बाय 5, इसको भी डिवाइड बाय 5, राइट। हमसे पूछा कौन सा है, 2004 के सामने जो है, तो हमें सारा नहीं कैलकुलेट करना है, बस ये करना है 21.8 अपॉन 5 4.36, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी 4.36, राइट। चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्या कह रहे हैं, लेस्पेयर क्वांटिटी इंडेक्स दे रखा है, ठीक है।
पासे का क्वांटिटी इंडेक्स भी दे रखा है, ओके, एंड फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स पूछा है। तो फिशर्स के इंडेक्स जो आइडियल इंडेक्स माना जाता है उसके लिए आपको बताया हुआ है कि आप लेस्पेयर और पासे का ज्योमेट्रिक मीन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लेस्पेयर और पासे का ज्योमेट्रिक मीन कर दीजिए, वही आपका सही जवाब होगा। तो कुछ नहीं करना, 120.69 मल्टीप्लाई बाई 120.62 और इसका क्या कर दीजिए? अंडर रूट। तो चलिए करके देख लेते हैं क्या आता है। 120.69 प्लस मल्टीप्लाई बाय 120.62 का अंडर रूट, तो यह आ जाता है 120.65। तो यस, डी विल बी द राइट आंसर। तो आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 49। The price of commodity in the year 2010 was 40 and 2020 was 50. So find the price relative of taking 220 of 220 taking 2010 as base year. प्राइस रिलेटिव, अरे भाई पीआर का फॉर्मूला भी तो वही होता है, P1 अपॉन P0 इन 200, राइट। तो P1 मतलब करंट ईयर, तो करंट ईयर है 50 और बेस ईयर किसको बनाना है 10, तो उसकी क्वांटिटी है 40, तो इन 100, तो ये आंसर आ जाएगा 125। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द सेल ऑफ टीवी सेट। जब लॉन्ग टर्म की बात आ जाती है तो थ्योरेटिकली आपको बताया हुआ है कि इसे हम क्या कहते हैं? सेक्युलर, इसको हम सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं। तो आंसर ये हो, क्योंकि सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर ये तो क्या होता है, कभी कभी लॉन्ग शॉर्ट टर्म में होने वाली चीजें होती हैं। सेक्युलर ट्रेंड जो है वो लॉन्ग टर्म, इसमें मेन वर्ड जो क्या था, लॉन्ग टर्म था, तो ये है, राइट। तो ये थे आपके स्टैटिस्टिक्स के आंसर्स। सारे आंसर हमने बड़े ही ध्यान रख के बनाए हैं, फिर भी फाइनल आंसर जो होगा इंस्टीट्यूट का ही रहेगा। और आपको कौन से सब्जेक्ट के आंसर की चाहिए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं, सारे सब्जेक्ट के आंसर की आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।